नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिल सके, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ हैं कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपका कानून.rstv@gmail.com और इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो दिन जब पूरी दुनिया महिलाओं के जज्बे, उनके योगदान को सलाम करती है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। बावजूद इसके घर, परिवार, समाज की बंदिशों से लेकर कामकाज की जगह पर लैंगिक भेदभाव सहित महिलाएं लंबे समय से उपेक्षा की शिकार होती नहीं हैं। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले आज स्थिति काफी सुधरी है। सरकार की कोशिशों, जागरूकता बढ़ने और कानून में सकारात्मक बदलावों से महिलाओं की स्थिति सुधरी है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानूनों में से एक है बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव के साथ महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में बेटों की तरह बराबर हक दिया गया। आज हम इसी पर विस्तार से इसके कानूनी पहलू को समझेंगे और इससे जुड़े आपके सवालों का समाधान जानेंगे हमारे लीगल एक्सपर्ट से। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ, और क्योंकि आज वुमेंस डे है तो हमने अपना पूरा पैनल महिलाओं का रखा है। मैम, हैप्पी वुमेंस डे आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ नम्रता अग्रवाल हैं, अतिरिक्त सचिव DSLSA से। कैसे लीगल एड दिया जाता है महिलाओं को, उन्हें सशक्त बनाने के लिए उनसे बेहतर ढंग से समझेंगे। संध्या बजाज हैं हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी आपका। श्वेता कपूर हैं हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें तो हमने जो आज विषय चुना वो बेहद ही अहम है, घर से ही शुरू होता है। संध्या जी, आप कैसे देखती हैं? आप क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, इसलिए जानना चाहूंगी कि पिता के संपत्ति में जो अधिकार की बात आती है, इसको तय होने में वक्त बहुत लगा। 2005 में बदलाव हुआ कानून। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक समय था जो हमने देखा है कि सिर्फ लड़की का नाम लक्ष्मी रख देते थे और उसके बाद में वो सोचते थे बस ये तो लक्ष्मी है, और वैसे भी बेटी पैदा हुई, लक्ष्मी आ गई है। लेकिन लक्ष्मी उसके हाथ में नहीं थी। लक्ष्मी लाने के लिए जो पैसा लाने का, जो कानून लाने का वो था अधिकार, वो हमें बहुत लेट मिला है। यानी जो पहले मिला सक्सेशन एक्ट था उसमें कहीं पे, और उत्तराधिकार कानून था उसमें कहीं पर भी महिलाओं का किसी तरह से कोई भी हिस्सा नहीं होता था। बेटी है तो बस शादी कर दी हमने अपनी श्रद्धा से, अगर हमने 10,000 लगाया या 5,000 या 5 लाख, बस अब तुम जाओ, वो घर तुम्हारा है। पति कहता था ये घर मेरा है, तुम अगर कभी भी कोई बात हो तुम जाओ अपने मैके, वहीं निकलो। मतलब दोनों तरफ उसका कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये 2005 में जो कानून आया है, इसने महिला को इतना अधिक सशक्त बनाया, क्योंकि सबसे अधिक जो स्वतंत्रता है वो अर्थ की स्वतंत्रता है। यानी पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। आर्थिक पहलू जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से सशक्त हो महिलाएं, इसलिए ये कानून लाया गया। नम्रता जी, आपका क्या अनुभव है जब अदालतों में ऐसे मामले आते हैं जहाँ महिलाएं अपना हक मांगती हैं? किस तरह का रवैया होता है, क्या परिवेश आप देखती हैं इसमें? मैंने हमेशा ये देखा है कि जब अदालतों में ऐसे केसेस आते हैं जहां महिलाएं अपना हक मांगती हैं, तो हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है उनके मेल काउंटर पार्ट से, चाहे वो
ब्रदर के रूप में हो, कि वो महिलाओं को उनका कोई हक नहीं होता। यही कहा जाता है कोर्टों में भी कि अब महिला की शादी अगर हो गई है सपोज, तो अब उसकी हस्बैंड की फैमिली में ही राइट है और वहीं पे उसको राइट मिलना चाहिए, उसके फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस हमेशा से हमने कोर्टों में देखा है जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है। पर अब 2005 की अमेंडमेंट के बाद विमेन और ज्यादा एम्पावर हो गई हैं, वो अपना राइट असर्ट कर पा रही हैं, उनका भी राइट फादर की प्रॉपर्टी में होता है, जिससे महिलाओं का कॉन्फिडेंस कहीं ज्यादा बढ़ा है। जी बिल्कुल। श्वेता, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस कानून पर सुनवाई हो रही है, 3 बेंच जजेस के सामने ये लंबित है मामला। इसमें कई पेचीदगियां भी हैं जो हम आगे शो में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ कमियां इसमें रह गई हैं? क्योंकि पिता के विल ना डिक्लेयर करने पर जो है वो सीधे तौर पर अधिकार मिलता है, और 2005 से पहले मृत्यु, वो जो क्लॉजेज हैं उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में समझाएं। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, 1930s में एक लॉ था विच वाज अ प्री इंडिपेंडेंस लॉ, जिसमें वुमेन यूज्ड टू गेट द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ओनली टिल शी वाज अलाइव। तो वो एक राइट टू एस्टेट ओनली जब तक आप जीवित हैं, और बाद में फिर वो फैमिली के पास वापस चला जाता था। तो उससे आप बिल्कुल आर्थिक रूप से स्वतंत्र फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, आप उसको यूज नहीं कर सकते उस हिसाब से जैसे आप यूज करना चाहें। एक वो ये प्रॉब्लम रही। उसके बाद जो 2005 में एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने मिलकर ड्रॉ करी कि 9 सितंबर 2005 वो लाइन थी कि पहले ये कहा गया था कि जो फादर्स और जो डॉटर्स अलाइव हैं ऑन दैट डेट, उन दोनों को राइट रहेगा कि वो उस डेट के बाद से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी डॉटर। बाद में इसमें एक क्लैरिफिकेशन आई 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्योंकि कुछ मैटर्स में पार्टीशन सूट्स ऑलरेडी फाइल्ड थे। तो उसमें क्या डॉटर को अब राइट मिलेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री ऑलरेडी पास हो चुकी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई किया कि जो में प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई है उसमें फाइनल डिक्री अभी नहीं हुई, इसलिए उनको राइट है, अभी भी उनको अधिकार मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस डेट से पहले, यानी कि 2000 दिसंबर 2014 तक जो केसेस डिसाइड हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे उससे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और 2018 में एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिया कि जो डॉटर बर्थ हो चुका है, उसका बर्थ होते ही राइट को पार्सनरी में आ गया, इसलिए वो डेट उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जन्म से अधिकार है, और जेंडर न्यूट्रल हम जिसे कहते हैं कि बेटे को अगर जन्म से अधिकार है जायदाद में, तो बेटियों को भी है। कानूनी तौर पर बेटियों को बेटे के बराबर ही जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में बेटी की शादी के बाद उन्हें इस अधिकार से बेदखल समझा जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली की अंजना यादव से, जो पिता की मौत के बाद अपने भाइयों से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग रही हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दफ्तर में बैठी अंजना यादव कानूनी सुझाव के लिए अक्सर यहां आती हैं। भारत में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जिसका लाभ अंजना जैसी लाखों औरतों को पूरे भारत में मिल रहा है। अंजना को उनके पिता की मृत्यु के बाद जायदाद से बेदखल कर दिया गया। पैतृक संपत्ति में हक के लिए आज वो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। मैंने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा। मेरे फादर की अचानक मौत हो गई। वो तो चाहते थे कि चारों बच्चों को देकर जाऊं, लेकिन अचानक में वो कुछ कर नहीं सके। मैंने अपने भाइयों से मांगा तो वो बोलने लगे कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम तुम्हें देंगे नहीं, घर में भी नहीं घुसने देंगे। मुझे मदद अच्छे से मिल रही है, वकील साहब सभी बहुत अच्छे से मेरा केस है उसको देख रहे हैं, मेरी हर हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास से जो प्रूफ है मैं उनको ला रही हूँ। इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो मुझे आराम से समझा देते हैं, तो मैं वो प्रूफ इकट्ठे करके ले आती हूँ, और जो कि मैंने इसमें लगा रखे हैं फाइल में। पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिए अंजना ने 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया, जो अभी लंबित है। आफ्टर अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 2005 में हुआ था, उसके मुताबिक जो लड़कियां हैं वो भी चाहे जितने भी जो भी इनकी एज हो और कैसी भी फैमिली से वो आए, वो अपना राइट क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी में। तो हमने सूट फॉर पार्टीशन इनका डाला है। इनके फादर की अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी है।
अंजना के तीनों भाई उन्हें जायदाद में हिस्सा देने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अंजना ने लिखित में साफ कर दिया था कि उसे पिता की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन अंजना के वकील का कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद कोई विल न होने की वजह से संपत्ति में अंजना का भी हक बनता है। अभी हम अपना राइट क्लेम कर रहे हैं कि ये फादर की अगर प्रॉपर्टी है तो इसमें भी हमें हक मिले, क्योंकि बाकी लड़के कहते हैं कि इनको हक नहीं मिलना चाहिए। बट हम ये बताना चाहते हैं कि एज अ विमेन और इनका राइट बनता है उनकी प्रॉपर्टी में, तो इसलिए ये अभी सूट पेंडिंग है। तो उम्मीद है कि इनको राइट मिलेगा, काफ़ी केस फेवरेबल है। अंजना का कहना है कि माता पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं, तो संपत्ति में हिस्सा देने के समय बेटियों के साथ भेदभाव क्यों? माँ बाप के तो उसी पेट से लड़के आते हैं, वहीं से लड़कियाँ, लेकिन भेदभाव बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के साथ ऐसे ना किया जाए, क्योंकि मैंने अभी से अपने बच्चों के लिए सोच लिया, एक बेटा बेटी है मेरे, कि मैं अभी से ही उनको जो कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी में, अपने पैसे में जो है, अभी से उनको आधा आधा बांट के अपने सामने अपने हाथों से दे दूँ। और हर एक पेरेंट्स ऐसे ही करके जाए, जिससे कि लड़कियों का मान सम्मान हो, उन्हें नीचा ना समझा जाए। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी है, जिसमें पैतृक संपत्ति में अधिकार उन्हें सशक्त बनाता है। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो अब अपने कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी मदद भी की जा रही है लीगल एड के ज़रिए कि वो अपने केस को लेकर आगे आएं, अपने अधिकार को पा सकें। हमारे पास एक मेल आया है, ब्रजेश कुमार प्रजापति ने हमें मेल किया है। क्या महिला को शादी के 20 साल बाद भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिल सकता है? पिता अभी जिंदा हैं। जी संध्या जी। जी बिल्कुल, उसका हमेशा अधिकार है, 20 साल हो जाएं या 40 साल हो जाएं, कितने ही साल हो जाएं। अब आप इस केस में देखिए, इकलौती बहन है, वो 3 भाई हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। समाज की ये सोच है, सिर्फ इस सोच को बदलना है कि अगर लड़की ले रही है तो देखिए तो हमारी दुश्मन हो गई, ये तो हमारी बहन नहीं है बल्कि हमसे हक मांगती है, देखिए इसकी इतनी हिम्मत है। तो ये जो एक सोच है ये बदलनी है। बाकी उसका हर तरह से है, बल्कि पिता बेटी से बहुत प्यार करते हैं, जिंदा होते हुए भी करते हैं, बाद में भी उनको आशीर्वाद दे के ही जाते हैं। और अगर उनके घर में कोई तरीके से कमी आती है, कोई घटना हो जाती है, आप सोचो कि लड़की के साथ घर में क्या क्या हो जाता है, विडो हो जाती है, कभी उसके साथ में कितनी घटनाएं हो जाती, इतनी लाड प्यार से पली हुई बच्ची, आज आप उसको महरूम कर दोगे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि समाज की सोच बदले और महिलाओं की भी खुद की सोच बदले। वीमेन भी कहती नहीं, आप भाई से मांगूंगी तो वो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। और बोले रिश्ते तो तुम्हारे वैसे भी खत्म होंगे, तुमको कोई वो नहीं है, आप प्यार से दीजिए। और भाइयों को भी कहना चाहूंगी आज महिला दिवस पे कि प्रेम से दीजिए, आप अपनी बहनों का पूरा ध्यान करिए। जी बिल्कुल। नम्रता जी, एक मेल है, इसमें डी मुखर्जी पूछ रहे हैं कि इफ द ब्रदर डज नॉट सेल द प्रॉपर्टी, सो आफ्टर हिज डेथ हु गेट्स द प्रॉपर्टी? यानी कि अगर भाई के पास संपत्ति है और उसने बेची नहीं है, उसकी मृत्यु के बाद क्या बहन को ये संपत्ति जा सकती है? अगर भाई की अपनी संपत्ति है तो उसके क्लास 1 लीगल हेयर्स को जाएगी वो प्रॉपर्टी। अगर सपोज क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है उसके, तो बहन क्लास 2 लीगल हेयर्स में आती है। तो अगर क्लास 1 लीगल हेयर्स में भाई की अपनी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, अगर ये सब में से कोई भी जीवित नहीं है या है ही नहीं, तब बहन का हक एज क्लास 2 हेयर उस प्रॉपर्टी में बनता है, वरना नहीं बनता है। जी, हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कानूनी तौर पर कि एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि दादा लाई संपत्ति, और एक खुद की हुई संपत्ति, इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसे समझाना चाहेंगे आप? पहले जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो इंसान ने अपने पैसों से खुद खरीदी है, या उसको खुद उसका शेयर, चाहे उसको गिफ्ट की तरह मिला हो या किसी भी तरीके से मिला हो, उसका खुद का शेयर उस प्रॉपर्टी में। तो हर इंसान को ये हक है कि जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उसकी विल कैसे भी कर सकता है, किसी को भी दे सकता है वो प्रॉपर्टी। पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, मतलब दादा लाई प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें क्योंकि जो मेल मेंबर्स होते थे 2005 से पहले, उनका जन्म से अधिकार हो जाता था, तो वो प्रॉपर्टी एक फादर अपनी मर्जी से विल के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता था। उसमें जिसका बाय बर्थ राइट है, उनका फादर की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ऋतु कुमार हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। ऋतु जी, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी पूछिए। हाँ जी,
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर 2005 से बेटियों की शादी हो गई हो तो क्या वो उससे मुकदार रहेगी? क्योंकि मेरे केस में मेरी 4 मंजिल है और हमारे पास एक ही 2 कमरे का मकान है और उसके बाद वो उसमें से लेके एक ही भाई है और वो उसको हमारी छत को उखाड़ना चाहती है और हम उसको बेच के अगर हम लोग उसके 5 हिस्से करेंगे तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे जी। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि अगर एक ही भाई हो और वो चारों के चारों हिस्सा ले लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, शायद हमें किराए के मकान में जाना पड़े। जी श्वेता जी, समझ पा रही हैं आप ये? हाँ, पार्टीशन को लेकर सवाल है कि अगर एक बहुत ही छोटा घर है और उसमें 4 बहनें हैं, 1 भाई है, तो पार्टीशन आखिर किस तरह से होगा? क्या इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन है कि? जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टीशन का जो सूट है वो एक बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दें तो एक तो सबसे पहले अब 2005 के बाद ये भूल जाया जाए कि कोई जेंडर है, भाई है बहन है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बच्चे हैं। इसको जेंडर न्यूट्रल तरीके से देखा जाए। अगर 5 भाई बहन मिला के हैं भी और एक मदर भी होंगी इनकी अगर हैं तो ये 6 हिस्से एक्चुअली बनेंगे और सबको मिलेगा और पार्टीशन का सूट ये कोर्ट में डाल सकते हैं और इक्वल डिवीजन हो जाएगी। कोई भी इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है ऐसे जैसे वो कह रही हैं कि भाई बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर भाई इस प्रॉपर्टी को बेचता है तो जो पैसा इकट्ठा होगा वो भी इतने ही हिस्सों में डिवाइड होगा, बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा ये। और इसके लिए वो सूट भी डाल सकते हैं कोर्ट में, इंजंक्शन भी ले सकते हैं और पार्टीशन का भी डाल सकते हैं। स्टेटस क्यो का ऑर्डर भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब तक डिसाइड नहीं हो जाते सबके शेयर्स। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर हिमेश जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हिमेश जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैं एक जानकारी चाह रहा था। जी मैम, मुझे ये जानना था कि मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है गांव में, वो जो प्रॉपर्टी है वो मम्मी के नाना जी के भी पहले की जो प्रॉपर्टी है वो मतलब मम्मी के पिताजी द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है जी। तो उसमें भी क्या उसमें पूरा अधिकार रहेगा जो महिलाओं का जो अधिकार रहता है वो? जी चलिए, ये शायद अपनी माँ के अधिकार को पूछ रहे हैं, लेकिन बेटी का अधिकार जानना चाह रहे हैं या? जी, आप अपनी मदर के अधिकार के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअल में मैम मेरे मम्मी ने केस फाइल किया है जी, अपनी जो उनके पैतृक संपत्ति के लिए उन्होंने अपने नाना पक्ष के लिए केस फाइल किया हुआ है अपने संपत्ति में अधिकार देने के लिए। तो उसमें जो उनका जो संपत्ति का अधिकार मतलब उनको जो संपत्ति चाहिए वो नाना जी के भी पुश्तैनी संपत्ति है, मतलब नाना जी के पिताजी के ऐसे संपत्ति चली आ रही है जी। हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरह से अधिकार है आपकी मदर का, फुल राइट है। दादा लाई नाना लाई ये जो प्रॉपर्टीज हैं पुरानी, इस पर हर बच्चे का पूरा अधिकार होता है बराबर का। और आपकी मदर है, महिला होने के नाते ये नहीं कि वो नहीं ले सकती हैं, उसका प्रथम अधिकार है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से केस लड़िए, आपके हक में ही होगा। जी नम्रता जी, कई मेल हमें ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या पैतृक से हम समझें कि सिर्फ पिता के संपत्ति में माता के साइड से ये नहीं है, क्या ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों को कवर करता है? दोनों प्रॉपर्टीज में, चाहे वो मैटरनल प्रॉपर्टी हो या पैटर्नल प्रॉपर्टी हो, बच्चों का इक्वल राइट होता है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। तो अगर आपकी मदर की भी कोई प्रॉपर्टी है उसमें भी उनके बच्चों का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसका इक्वल राइट होता है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस कानून को बनाया गया है उसमें जो आर्थिक पक्ष है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव से पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार और लीगल एड किस तरह से मुहैया कराई जाती है इसके बारे में विस्तार से बात किया। ये सुनते हैं। देखिए, 1956 में कानून में बदलाव लाया गया और उस कानून के तहत महिलाओं को बराबर का अधिकार है। जो मेल मेंबर को, जो मेल को पार्टनर को अधिकार है, सिमिलर राइट्स आर विद द फीमेल्स, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 में विमेन एज अ क्लास इज़ देयर। तो सारी महिलाओं को इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, चाहे उनके पास जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी उनकी अर्निंग कैपेसिटी है या जितना भी वो अर्न कर रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, बिकॉज दिस इज़ देयर स्टैट्यूटरी राइट। तो आज जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, इसमें मेरी तरफ से सारी महिलाओं को एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनको अपने अधिकारों के प्रति ना सिर्फ मतलब जागरूकता तो है ही है,
उनको अपने अधिकारों के प्रति ये अवेयरनेस भी है कि अगर कहीं पे वो उनके अधिकार डिनाई हो रहे हैं या कोई उनको रोक रहा है या उनको वायलेट कर रहा है, तो आज वो आगे आ रही हैं। और आइए कुछ और क्वेरीज हम ले लेते हैं। हमारे पास मेल है, कपिल बेनीवाल हैं, जो लिखते हैं कि पिता 3 भाई बहनों के साथ 4 थे और इसमें से जो एक भाई थे उन्होंने अपने बेटे की जगह अपनी बेटी के नाम पर संपत्ति कर दी और वो ये बता रहे हैं कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। जो भाई 2 भाई बहनों में एक भाई मेंटली फिट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बेटी है वो रियल नहीं है, वो अडॉप्ट की हुई बेटी है। ऐसे में क्या हम चैलेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को कि उनका अधिकार नहीं बनता है चाचा की संपत्ति पे? देखिए, चैलेंज तो हर विषय में ही कर सकते हैं, परंतु सबसे प्रथम बात यह कि मेंटली जो फिट नहीं होते हैं उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं की जाती है जी। ये भी एक कानून है, इसकी क्लॉज है। और जो बेटी है वो अडॉप्टेड है, जब अडॉप्शन की जाती है उसी समय ये वायदा किया जाता है कि ये मेरी संपत्ति में बिल्कुल मेरी रियल बेटी की तरह अधिकारी है। एडॉप्शन ही तभी होती है। एडॉप्शन मीन्स आपने सब कुछ उसको, फिर उसके बाद में फर्क नहीं रखना कि एडॉप्टेड है या फिर मेरे खुद की जन्म दी हुई बच्ची है। तो ये आप चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो निकल के आएगी ना, कि क्योंकि कई लोग मेंटल वैसे ही उसको घोषित करा देते हैं कि ये तो जी पागल है, इसको प्रॉपर्टी नहीं देना। तो उसमें देखना है, कोर्ट ही बैठी है जो न्याय करती है। यानी गोद ली हुई बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना जो बायोलॉजिकल डॉटर होगी उसके अधिकार होंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबू राव हैं हमारे साथ गुजरात से। बाबू राव जी, आप पूछिए अपना सवाल। अरे सर, मैडम जय हिंद। मैडम जी पूछिए। अच्छा, मेरा ऐसा कहने का है, जो मेरे फादर है जी, पहले वाले फादर से मम्मी ने उनसे डाइवोर्स ले लिया, और दूसरे जो फादर है वो भी मेरी मम्मी के साथ उन्होंने मैरिज की है। एक्चुअली उनकी जो मेरे अभी दूसरे फादर है उन्होंने शादी की है, तो उनकी कोई प्रॉपर्टी में मेरा कुछ हक दावा खरा? अपने आप पूछना चाह रहे हैं कि आपके अपने पिता की संपत्ति में जी, मेरे जो पिता है वो सौतेले हैं जी जी, अभी जो दूसरी शादी की है, उनकी कोई प्रॉपर्टी के अंदर मेरा कुछ हक दावा खरा, कि मेरा कुछ हक लग सकता है? जी। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें लॉ में है नहीं अभी, बट लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जब शादी हो जाती है, एनी पेरेंट डूइंग अ सेकंड मैरिज, उसमें जो बच्चा होता है वो लीगली अडॉप्ट करना पड़ता है नए फादर को, जिसमें फर्स्ट फादर का एनओसी चाहिए होता है। इनका अपने पिता के, जो इनके फर्स्ट हस्बैंड है मदर के, उनकी प्रॉपर्टी में राइट है। ही हैज राइट इन दैट प्रॉपर्टी। Unless this new person adopts him legally, he will not have a right in this property, but he has right in that property. जी, यानी कि अगर दूसरी शादी होती है तो वैसे में जो नए पिता हैं उनको लीगली अडॉप्ट करना होगा बच्चे को। लीगली अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे अभी बोला कि अडॉप्शन के बाद बच्चे के वही राइट्स होते हैं जैसे एक बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। पर क्योंकि सेकंड मैरिज का केस है, तो क्योंकि फर्स्ट फादर की प्रॉपर्टी में तो इनका राइट रहेगा ही, क्योंकि वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो सेकंड फादर के प्रॉपर्टी में राइट के लिए एक नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अर्लियर फादर, और उनको सेकंड फादर को बायोलॉजिकली अडॉप्ट करना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उसके उस प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं बनते। एक छोटी सी बात कि अगर वो एनओसी दे देते हैं, जो प्रथम पिता हैं वो एनओसी दे देते हैं, तो क्या प्रथम पिता के संपत्ति में अधिकार बने रहेंगे या वो वहां पर लूज करना होगा और यहाँ गेन होगा? वहाँ लूज करना होगा, यही गेन होगा। अडॉप्शन के बाद पहले फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रहेगा, और जो जिन्होंने अडॉप्ट करा है उनकी प्रॉपर्टी में राइट ये पूरी एक तस्वीर हमें समझ में आ गई कि 2 शादी के स्थिति में बच्चों के अधिकार कैसे बनते हैं। और ये अक्सर हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है जी। चलिए, अगली कॉलर लक्ष्मी बाई हमारे साथ जुड़ी है मध्य प्रदेश से। लक्ष्मी जी, पूछिए आप अपना सवाल। ये बोल रहे हैं मैडम कि हमारे पिताजी ने हम तीनों बहनों को रिटायर पटवारी है, हम लोग 3 बहन है और एक भाई है जी। हेलो जी पूछिए। हेलो, हम सुन पा रहे हैं लक्ष्मी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, हम 3 बहनें हैं और एक भाई है हमारे पास जी। तो हमारे पिताजी ने बिना हम लोगों के पूछे हुए और तीनों बहनों के मतलब स्वयं अपने लड़का के नाम पूरी जमीन मकान सब कुछ कर दिया है। हम लोगों को खबर नहीं मिली, इसकी सूचना नहीं मिली है। तीनों बहनों को, एक कोटा में है, एक बांदकपुर में है और हमटा में है।
तो उन्होंने बिना बताए मतलब वो जमीन सब उसके नाम कर दी है। तो क्या ऐसा होगा कि मतलब जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो क्या हम लोगों को, तीनों बहनों को मिलेगा कुछ उसमें से कि नहीं मिलेगा? जी चलिए, अब सारी संपत्ति जो है भाइयों के नाम कर दी है उन्होंने। अगर कानूनी विल कर दिए तो उसके बाद नहीं मिलेगा लड़कियों को वो वाला उत्तराधिकार का। उसके बाद में आपको और रेमेडीज बहुत हैं कोर्ट में, और तरीके से आप अपना केस कर सकती हैं। लेकिन अभी तो आपके माता पिता जीवित हैं, उन्हें कन्विंस करिए कि हमारा भी बराबर का अधिकार है, और वो आपको भी उनका हिस्सा, मतलब वो बिना विल किए अगर वो चले जाते हैं तब वो आपको हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, विल में क्या जो सिर्फ अपनी संपत्ति है उसका वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं, या जो पैतृक है उसकी भी, पैतृक का तो अधिकार इनका बनेगा? अगर दादा लाई संपत्ति है तो विल से वो फादर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, क्योंकि फिर डॉटर्स का या सन्स का बाय बर्थ राइट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। तो उनको किसी को भी उस राइट से डिप्राइव नहीं करा जा सकता बाय विल। विल से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है फादर की, उसी की विल करी जा सकती है। पर अगर ये प्रॉपर्टी, जैसे ये बात लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, अगर ये प्रॉपर्टी उनकी दादा लाई प्रॉपर्टी है तो फिर इनका बाय बर्थ राइट है, तो फादर उसको विल के द्वारा फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जी। और लक्ष्मी जी, ये भी कहना चाहूंगी आपको कि आप अपने पास के लीगल एड अथॉरिटी में जरूर जाइए, उनसे पूरा विचार विमर्श कीजिए, वो आपको बेहतर ढंग से समझा सकेंगे। चलिए एक मेल ले लेते हैं। कुमार सौरभ हैं, लिख रहे हैं, अगर बेटी की शादी 1998 में हो गई हो और पिता की मृत्यु 1985 में हो गई हो, भाई की मृत्यु 2011 में हो गई, बहन ने भाई की मृत्यु के बाद 2017 में विधवा भाभी, भतीजा, भतीजी से पार्टीशन का केस किया है, पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा क्या? और बहन, जो बाकी बहनें हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है, तो मतलब एक बहन का यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन्हें अधिकार मिलेगा या नहीं पैतृक संपत्ति में। इसमें फादर की डेथ अगर 2005 से पहले हो गई है और प्रॉपर्टी तब पार्टीशन हो चुकी है, तब फिर डॉटर का कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में। 2005 के बाद अगर फादर की डेथ होती है तब डॉटर का राइट हो जाता है प्रॉपर्टी में। तो बेसिकली 2005 की अमेंडमेंट के बाद ही जो केसेस में किसी की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में फिर उसकी बेटियों के राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पे कोई अधिकार इनके नहीं बन रहे हैं। ये 2005 का जो क्लॉज है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि उससे पहले अगर मृत्यु हुई है तो आप दावा नहीं कर सकते हैं। कई सारे हमारे पास मेल्स आ रहे हैं और इसमें कुछ मेल्स जो हैं वो विल को लेकर है। संध्या मैम, विल पर हमने पहले भी कार्यक्रम किया है। ये पूछा जा रहा है ज़्यादातर मेल में कि अगर विल कर दिया गया है और विल में नाम नहीं है, लेकिन अगर शक है कि विल जो है वो सही नहीं है या किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके कराया गया है, तो भी क्या आगे बढ़ सकते हैं, केस को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हर विल को चैलेंज किया जा सकता है। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, सच्चाई क्या है, किस रूप में विल करा ली गई है, जबरदस्ती, प्रेम में, शराब पिला के, मैंने बहुत सारे कारण हैं जिसमें इंसान को एक दबाव बनाया जाता है कि नहीं हमारे हक में ही ये बिल कर दीजिए। तो ये सारा आप चैलेंज करिए, एकदम से चैलेंज करिए। यहाँ तो रियल विल को भी चैलेंज ही करते हैं लोग कि ये रियल नहीं है, फिर उसके बाद कोर्ट ही फैसला करती है। जी बिल्कुल। प्रसिद्ध है हमारे साथ दिल्ली से। प्रसिद्ध जी, पूछिए आप अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एग्रीकल्चर लैंड में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा? जी जी श्वेता जी। और दूसरा सवाल मेरा एक और है, मान लीजिए कि 2 बहन भाई है एक के, और 2 बीघा जमीन है किसी वजह से उसके पास, और जो लड़की की शादी जिस घर में हुई है वहां भी 2 बहन भाई हैं, और उसके यहाँ शादी हुई है उसके यहाँ भी 2 बीघे जमीन है। एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर दोनों महिलाएं अपना अपना अधिकार मांगती हैं और कोर्ट में फाइल करती हैं, तो इससे तो जितने की जमीन है उससे ज्यादा तो वो कोर्ट में ही वकीलों को ही दे देंगी। नहीं। जी जी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जी नम्रता जी। जहाँ तक वकीलों को फीस देने की बात है कि जितने की ज़मीन नहीं है वो उतने का कोर्ट में वकीलों को पैसे ही दे देंगी, तो इसके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या अगर आप किसी और शहर में है तो उस स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी सारी महिलाओं को फ्री कानूनी सेवा देती हैं। तो अगर किसी भी महिला को, चाहे उनका कोई भी इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड हो, उनको वकील करना है और उनके पास या तो वो वकीलों को फीस नहीं देना चाहते या उनके पास पैसा नहीं है वकीलों
को फीस देने का, तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाके फ्री में एक वकील उनको मिल सकता है जो उनका केस लड़ेगा। महिलाओं के लिए दिल्ली में एक हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का 1516। तो अगर किसी भी महिला को दिल्ली में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर कोई सवाल है उनका, या किसी और तरीके का भी कोई सवाल है, तो ये 1516 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कोई वकील ही आपका फोन उठाएगा और आपको कानूनी सलाह देगा, सहायता देगा। और अगर आपको वकील करने की जरूरत है, कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत है, तो हमारी अथॉरिटी आपको मुफ्त में वकील भी करवाती है। जी बिल्कुल। और जो इनका पहला सवाल था कि क्या जो खेती किसानी की जो ज़मीन है उसमें भी बेटियों का अधिकार है, यानी श्वेता? हाँ जी, अब ये डिस्टिंग्विशिंग हट गई है। पहले ये होता था कि एग्रीकल्चरल में विमेन का राइट नहीं होता था, अब बराबर है, एग्रीकल्चर में भी विमेन का राइट है। और साइज ऑफ द प्लॉट से फ़र्क नहीं है, जैसे 2 बीघा हो 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस डिस्टिंग्विश वो ये करना चाह रहे हैं कि जैसे जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ पर भी उनके हस्बैंड के पास या उनकी फैमिली के पास भी 2 बीघा ज़मीन है, जो उस तरफ वाले राइट्स हैं वो भी डिवॉल्व करते हैं लेडी के ऊपर, और जो फादर के साइड के हैं वो भी डिवॉल्व करते हैं। दोनों राइट्स डिवॉल्व करेंगे, एज अ वाइफ और एज अ विडो लेटर और एज हियर एज वेल। इनफैक्ट उनके जो बेटे की प्रॉपर्टी है, कल को जब वो बड़ी हो जाएंगी उनका उसमें भी राइट होगा। जी बिल्कुल। गिरिराज हमारे साथ दिल्ली से हैं। गिरिराज जी, पूछिए आप अपना सवाल। हेलो जी पूछें। मैम नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। मैडम मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए 35 साल पहले। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए। मेरे पिताजी 35 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, तो मेरी पापा की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी जेजे कॉलोनी जैसे। जी ठीक है, तो वो मेरी मम्मी के नाम कन्वर्ट हो सकती है? जी, ये पत्नी के अधिकार को लेकर पूछ रहे हैं। हो सकती है, वाइफ के नाम ही जाएगी ऑटोमेटिकली। कोई उसके बीच में कोई और कानून आड़े नहीं आता है, बल्कि वो वाइफ को ही मदद करता है। जी बिल्कुल। पत्नी का ही अधिकार है, प्रथम अधिकार है, फिर उसके बाद में बच्चों का। जी ये एक मेल है, रामजनक तिवारी लिखते हैं, एक सवाल है जो डिस्क्रिमिनेटरी एंगल इस कानून का है उसकी तरफ। लिखते हैं, माय फादर डाइड विदाउट अ विल, द प्रॉपर्टी गोज टू हिज सन्स बाय डिफॉल्ट, व्हाई a daughter does need to suit a case against his brothers to get share in that property? I think हमने जो केस स्टडी लिया उसमें हमने ये साफ किया कि अगर विल के बिना पिता का देहांत हो जाता है तो सभी बच्चों में बराबर में ये बटेगा। बिल्कुल, है ना? डॉटर्स को अपना राइट असर्ट करने के लिए केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों का इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, कोई जेंडर बायस है ही नहीं इसमें। एक बच्चा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका इक्वल राइट है उस प्रॉपर्टी में, और उसके लिए कोई केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि जो कब्जे में भाई होता है वो बेचता ही नहीं प्रॉपर्टी, बेचेगा नहीं तो राइट कैसे मिलेगा उसको, और बहन को घर आने का कैसे मिलेगा? वो जब अगर ब्रदर की तरफ से रेजिस्टेंस आता है तब कानून में कोर्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर बहन आगे आए तब जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें लगता है कि केस तो उसको करना ही होगा। लेकिन अगर स्वेच्छा से भाई आगे आए कि हाँ ये तुम्हारा अधिकार है, तुम ले लो, तो केस करने की जरूरत नहीं है। विजय है हमारे साथ, अगले कॉलर। विजय जी, पूछिए आप अपना सवाल। हेलो जी। जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती है, उस पर बेटा होता है पहले पति से जी, और उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है, तो क्या और उसको वो गोद ले लेता है दूसरा हस्बैंड जो है, तो क्या पहली संपत्ति में उसको अधिकार होगा बेटे को? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी जी। हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सवाल है, कहती हैं मेरा नाम ना ले, लव मैरिज किया 2002 में, और 2001 में मेरे फादर ने अखबार में एड्रेस देके नाम लेकर मुझे बेदखल किया, डिक्लेरेशन दिया मैं कि इससे कोई भी मैं अपनी संपत्ति से दखल करता हूँ। क्या इसके बाद मेरा पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार है? दिलचस्प है ये। ऐसा है नहीं, ऐसे नहीं होता। काफी बार ये इस तरह के न्यूज़पेपर कटिंग्स आते हैं, इस पे काफी लीगल ओपिनियन हमारे पास आती भी है देने के लिए। कोई भी इंसान किसी भी स्टैट्यूटरी राइट के अगेंस्ट में आपको सिर्फ एक नोटिस देने से बेदखल नहीं कर सकता। आपका राइट है, बरकरार रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। आपके फादर कुछ एक्शन करना चाहते हैं तो वो विल लिखें तो आपको अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो विल नहीं लिखते तो आपका इनहेरिटेंस राइट इंटैक्ट है, एज पर लॉ आपको मिलेगा जी। और अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वैसे भी उस लड़की का बाय बर्थ राइट है उस प्रॉपर्टी में, तो वो राइट वो नहीं छीना जा सकता मेयरली बाय डिक्लेरेशन। जी, जो जन्म से जो अधिकार है बेटियों का, उस पर मैं थोड़ा और चर्चा आपसे चाह रही हूँ कि ये किस तरह से होता है। एक जन्म से अधिकार बेटों का जैसे है वैसे बन जाता है, एंसेस्ट्रल में
होगा, सेल्फ एक्वायर्ड में नहीं होगा तो उसमें बेटों का भी नहीं होगा, कैसे इसको देखें? 2005 के बाद में बिल्कुल जैसे कहा है इन्होंने भी कि श्वेता जी ने भी बोला, इन्होंने बोला कि अब जेंडर की बात सोचनी ही नहीं, आपका बिल्कुल 50-50 है एकदम से। लेकिन क्या है कि ये समाज की सोच, मैंने पहले भी कहा कि भाई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अमीर घर में हमारी बहन गई है, इसे क्या जरूरत है प्रॉपर्टी की, बल्कि हमें जरूरत है पहले। तो उनसे ही पूछे, तुम्हारे जो वाइफ है वो भी अपने माँ बाप से ले सकती है प्रॉपर्टी में हिस्सा अगर वो चाहती है, और उनका भी हक है। तो दोनों तरफ से ये जो सोच बनी हुई है समाज की, यही कम कर रही है। वरना आज जहाँ प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए हैं जिस जिस शहरों में, प्रदेशों में, वहां पे बहनें आगे आ रही है। नहीं तो सारी सिस्टर वॉलेंट्री फॉरगो करती थी कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, भाई वैसे ही हमारी रक्षा करें, ये हो वो ही काफी है। लेकिन आज सोच बदली है फिर से, क्योंकि बहनों को भी बहुत सारी जरूरतें बढ़ी हैं महिलाओं की, और महिलाएं मुखर भी हुई हैं, इन चीजों से ऊपर भी उठी हैं कि नहीं जी हमारा इससे आत्मिक बल घटेगा या हमारी घर में पहचान नहीं होगी। इन सब से हटके आज कोर्टों में सब जगह केसेस आ रहे हैं, मे बी 100 मल्टी मिलेनियर। अब वो अपना अधिकार माने तो नकारात्मक छवि में नहीं देखना चाहिए, परिवार के अंदर ही। ये बेहद महत्वपूर्ण छवि बनाने में लगे रहोगे तो वो छवि चली जाएगी। अरविंद है हमारे साथ, अगले कॉलर पंजाब से। अरविंद जी, आप पूछिए अपना सवाल। चलिए हम आगे इनके सवाल को शामिल करेंगे। एक मेल है हमारे पास एनओसी को लेकर। मेरे भाई संपत्ति बेचना चाहते हैं और एनओसी मेरे से ली गई, लेकिन मुझे सही जानकारी नहीं दी गई थी। क्या अब कुछ हो सकता है मेरे केस में? जी, इन्होंने एनओसी दे दी कि आप बेच दें, लेकिन अब इनको कोई जानकारी मिल गई कि प्रॉपर्टी ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या अब ये पीछे कदम ले सकती हैं नम्रता जी? ये कोर्ट में जाके अपना राइट असर्ट कर सकती हैं कि जिन सिचुएशन में इन्होंने एनओसी दी थी, इनको पता ही नहीं था कि ये किस कागज़ के लिए, किस प्रॉपर्टी के लिए एनओसी दे रही हैं। तो एनओसी देना अकेला ही ज़रूरी नहीं है कि उससे उनके सारे राइट्स मर जाते हैं। उनके राइट्स अभी भी हैं और वो राइट असर्ट कर सकती हैं, कोर्ट में जाके अपने राइट्स को बता सकती हैं। ऐसा आया कि बहन शादी का कार्ड लेके गई कि भाई तूने आना है शादी में, तो वो कह रहे पहले इस पे एनओसी देते जाओ तो मैं शादी आपकी अटेंड करूंगा। उस पे एक प्रेशर हो गया, उसने एनओसी दे दी गई, भाई नहीं खड़ा होगा तो शादी में भी इंसल्ट होगी। तो वो एनओसी दे बैठी, उसको कोर्ट ने गलत माना कि हाँ ये इससे दबाव में, क्योंकि डेट टैली कर गई, उन्हीं डेट में एनओसी लिए, उन्हीं डेट में बेटी की शादी थी। तो ऐसे कई बार दबाव बना के भी एनओसी ले ली जाती है। देखिए एक और मेल है हमारे पास, ये रानी लिखती हैं मुजफ्फरपुर से। इनका ये कहना है कि मेरे पति की मेरे मायके वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब जो है बंटवारा हो रहा है मेरे मायके में और वो उन्हें मेरे एनओसी की ज़रूरत है। मैं स्वेच्छा से एनओसी देना चाहती हूँ, लेकिन अदालत में जाकर मुझे हस्ताक्षर करना है, जिसके लिए मेरे पति मुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पर ससुराल पक्ष अहम हो जाता है। इनको क्या करना चाहिए, रानी को क्या करना चाहिए नम्रता? एक तो क्योंकि प्रॉबेबली वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाके एनओसी देना है, मतलब ऑलरेडी पार्टीशन सूट पेंडिंग है जी। तो वहाँ पर अगर आप वॉलंटरली अपना कोई भी राइट रिलिंक्विश कर सकते हैं, ये तो आप कोर्ट के बिना भी रिलिंक्विश कर सकते हैं। लेकिन आप एक बारी कोर्ट में जा रहे हैं तो आप अपनी स्टेटमेंट फिर रिकॉर्ड करवाएं, कहें कि मैं अपनी वॉलंटरी पूरी अपनी इच्छा से और अपने होशो आवास में ये एनओसी दे रही हूँ, क्योंकि ये जो एक एनओसी है कोर्ट के सामने देने के बाद ये विड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ये एक बारी अपने लीगल ऑप्शन अच्छे से अपने लॉयर से समझ लें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगी ये आगे इनके बच्चों को भी जाएगी। तो एक तरह से आप सबको डिप्राइव भी कर रहे हैं आई वुड से। इसलिए आप पूरा पता करें अपने लीगल एडवाइजर से, उसके बाद ही एनओसी दें, क्योंकि कोर्ट के सामने दी हुई एनओसी सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि सेट असाइड नहीं करी जाएगी। जी, लेकिन अगर दबाव बनाया जाता है नम्रता अगर लड़की पर पति के द्वारा, तो ये तो एक तरह का इसे हम कह सकते हैं कि ये डॉरी के लिए भी एक एंगल इसको इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल, पति उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि ये उनकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है। जो लेडी है जिनकी बात हो रही है उनकी ये पैटर्नल प्रॉपर्टी है। तो हस्बैंड का कोई राइट नहीं होता कि वो उस लड़की को रोके कि वो एनओसी दे या नहीं दे। ना वो फोर्स कर सकता है एनओसी देने के लिए, ना वो उसको फोर्स कर सकता कि वो एनओसी ना दे। इसमें उस डॉटर की ही पूरी विश है कि वो एनओसी देना चाहती है या नहीं देना चाहती। ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ से कहते हैं कि तुमने क्यों दे दी ऐसी वाली, आज मुझे जरूरत है, मैंने बिजनेस काम करना है, तो अगर वो मुझे मिलता तो आज मैं कहाँ होती। तो माएँ पछताती भी हैं बहुत ज्यादा
कि मैंने उस समय अपने भाई के प्रेम में आके वहाँ पे एनओसी दे दी। इसलिए बड़ा सोच समझ के जो इन्होंने कहा, भी बहुत सोच समझ के, बहुत एडवाइस करो और दूर तक देखो, भविष्य देखो कि बाद में क्या होने वाला है, तो उसके बाद में दे दीजिए। आपके पास में बहुत है, आप जरूर करिए। बिल्कुल। राम प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पूछिए आप अपना सवाल। रामचंद्र जी, माफ कीजिएगा जी, रामचंद्र जी पूछिए। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। मेरे पिताजी की संपत्ति थी, जमीन थी, वो एक भाई नाम करवाया गया जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं? मेरा हम 4 भाई थे, 4 भाइयों में एक भाई तो गुजर गया था जी, और 3 बाकी जो रह गए उसमें से एक आदमी अपनी जमीन नाम करवाया गया, मेरे पिताजी वाली जी। हाँ, मेरे पिताजी वाली एक ही आदमी नाम करवाया गया जी। चलिए शायद मतलब एक ही भाई करा गया, बाकी भाई जो हैं वो डिप्राइव्ड हो गए और उन्होंने माने जाते जाते या जैसे भी उसको कर दिया। बिल चैलेंज करें वो कैसे नाम करा गया जी, बिल्कुल चैलेंज करिए, आप कोर्ट में जाइए और ये बोलिए कि ये किस तरीके से इन्होंने कराया है, इसका बस साबित करना है उसको कि वो एक बच्चे से फर्क तो नहीं रख सकते, उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं पिता के सामने। वो एक बच्चे को क्यों देंगे? क्या उसने बहुत सेवा की या उसने बहुत बड़ा काम दिया या उसने क्या किया ऐसा, अंत तक वो उन्हीं के साथ रहा, उन्होंने उसका स्वास्थ्य की देखभाल की, क्या ऐसा किया? रीजंस पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके मालूम होएगा कोर्ट में कि वो उन्हें ही क्यों दे गया और आपको क्यों नहीं दे गया। जी। अभय डॉन्ड हैं जो लिखते हैं, इफ गर्ल डाइज वुड हर और हर सन एंड डॉटर्स राइट ऑन फादर्स प्रॉपर्टी स्टिल बी देयर और नॉट? यस, दे विल एब्सोल्युटली बी देयर। अगर एक डॉटर की डेथ हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं उनका इक्वल राइट, जितना उस डॉटर को मिलता वो ही राइट उनके बच्चों को मिलेगा और इक्वली डिवाइड हो जाएगा फिर उन बच्चों में। जी। एनओसी को लेकर भी एक मेल है, इसमें वो ये महिला लिख रही है कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं मेरे भाइयों से और मुझे उम्मीद है कि वो जायदाद बंटते वक्त मुझे भी ख्याल में रखेंगे, लेकिन क्या बिना मेरे एनओसी के कोई प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकते? नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं बेच। एक यही तो अधिकार है आपके पास। अपने पेन को बंद रखिए, तभी खोलिए जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। साइन नहीं करिए किसी भी कागज पे कि मुझसे जबरदस्ती करा लिए गए, कल इस बात को चैलेंज नहीं करना पड़े। इसके लिए ध्यान रखिए कि साइन कभी भी नहीं करिए, तभी करिए जब आपको पूरी तरह से हो जाए कि मुझे भी पूरा हक मिल रहा है। ये जो संपत्ति को बेचने का जो अधिकार है, जो कई बार महिलाएं कहती हैं कि मुझसे बिना पूछे बेच दिया गया, इसको किस तरह से अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? जब किसी का उस प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पार्टीशन के बाद सबको अपना अपना शेयर प्रॉपर्टी का मिल जाता है और उसके बाद उनका उस प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट होता है, चाहे वो उसको बेचें या अपने पास रखें या उससे इनकम अर्न करें। पर जब तक वो पार्टीशन नहीं हो रहा और सबका अपना अपना शेयर डिसाइड नहीं हो रहा, तब तक उस प्रॉपर्टी को बेचने का किसी का हक नहीं है। और अगर कोई चाहता भी है प्रॉपर्टी को बेचना तो फिर जितने बाकी के बच्चे हैं उनसे एनओसी लेना उस कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है। जी जी। जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है उसको लेकर काफ़ी मेल हमारे पास आ रहे हैं। शैलेंद्र पत्नी हैं जो लिख रहे हैं कि मेरे पिता की 2019 में ही मृत्यु हुई है, अब मेरे 2 बेटे हैं, मेरी एक बहन भी है, माँ भी है, और जो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें कैसे डिवीजन होगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। श्वेता, कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो रूल क्लियर है, अगर विल नहीं है तो इट विल बी इक्वली डिवाइडेड, एवरीबडी विल हैव अ इक्वल राइट। इसमें माँ भी मदर, बिल्कुल बिल्कुल वाइफ का राइट है। जो इनके अपने बच्चे हैं अभी ये उसको कंसिडर ना करें, जो डिवीजन होगा वो जो ट्री बनेगा उसमें इनका हक रहेगा, बहन है तो उसका रहेगा, मदर है तो उनका रहेगा, इनके जो बच्चे हैं उनको इनके प्रॉपर्टी में से इनके नीचे से डिवीजन होगा, यानी ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। बिल्कुल जी। कई ऐसे मेल आ रहे हैं और एनओसी को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे पास मेल आ रहे हैं कि एनओसी साइन करें या ना करें। ये एक मुझे लगता है कश्मकश से एक बेटी गुजरती है, भाई भी है, पिता भी है। नम्रता जी, क्या आप लोग जब आती हैं महिलाएं इस तरह के सवाल लेकर लीगल एड अथॉरिटी में, तो क्या समझाने की क्या कोशिश की जाती है? क्योंकि हम समाज के हिस्सा हैं, उसी परिवेश में हमें फैसले लेने हैं। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें बचपन से लड़कियों को ये समझाया जाता है कि आप पराया धन हो, आपको दूसरे घर जाना है। तो वो एक मेंटल ब्लॉक बचपन से ही एक लड़की के दिमाग में हो जाता है कि अगर मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट ले रही हूँ तो मैं अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट कोई एक एक्ट कर रही हूँ, और अगर उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करने से बाद में मना कर दिया तो मेरा स्टेटस मेरी फैमिली में कुछ रह ही नहीं जाएगा। पर अब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है 2005 की अमेंडमेंट के बाद, और जैसे हमारी सोसाइटी
ने एडवांस किया है। हम मानते हैं एक औरत को एम्पावर होने के लिए उसके पास पैसा होना, उसके पास अगर उसकी प्रॉपर्टी है कोई फादर की तो उसके नाम वो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो महिला आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले उस औरत को जो हमारे ऑफिस आती है, सबसे पहले उसको हम यही काउंसिल करते हैं कि आपका ये राइट है इस प्रॉपर्टी में, और अगर आपको ये ब्रदर प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये आपका राइट है। हाँ, और अगर एनओसी किसी दबाव में कभी मत दो। एनओसी अगर आपको लगता है कि आपको हाँ ये ज़रूरत नहीं है और आप सच में अपने भाई के नाम सब कुछ करना चाहते हो, पर उसमें जैसे पहले भी बताया गया कि उसमें वो पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या फ्यूचर में मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर मेरे को खुद के लिए भी, मेरे सर्वाइवल के लिए भी वो ज़रूरत पड़ सकती है। उस सिचुएशन में कोई ज़रूरत नहीं है एक बेटी को कि वो एनओसी दे अपने भाइयों के। जी बिल्कुल। दिलजिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर। पूछिए दिलजिंदर जी। मैम ये हमारा हम ना लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं मैम। पूछिए। मैडम उसमें है कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी जुलाई में ही जी। तो उसके रिगार्डिंग जब हम वो लाइव थे तो उन्होंने हमें बोला था कि आप हमने मेरी वाइफ की 2 बहनें और 1 भाई है जी। तो उन्होंने बोला था कि हमने दोनों के लिए एक एक प्लॉट का हमने शादी के लिए एडजस्टमेंट किया हुआ है बच्चों के लिए, और उनकी अचनचेत पिछले साल जुलाई में डेथ हो जाती है। जी जी जी। ठीक है। अब उसके बाद 5 महीने बाद जब मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे घर पे आए तो उन्होंने जस्ट यही क्वेश्चन किया कि चाय पानी पीने के बाद अगर आपने हमसे मिलना चाहते हो। जी। ओके मैम, अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो आप मैं आपके सारे जो भी आपके रीति रिवाज है उसमें आपको मिलूंगा, बस एनओसी साइन कर दीजिए। नहीं, उन्होंने ये किया कि अगर आपने साइन करवाने हैं तो फिर मेरे पंजाबी में बोलते हैं कि मेरे घर बेटे जरा चढ़ी जी। हाँ, ये कंडीशन थी। इसमें हमको क्या करना चाहिए? चलिए एक सेकंड मैडम प्लीज, बात मत काटना प्लीज। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए दिलजिंदर हाँ जी। जी, उसमें मतलब ये था कि जो उनके पास 10 से 12 प्लॉट हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बिजनेस में। तो जो उन्होंने मतलब जो हमें जो बताया गया था बच्चों के बारे में कि हम मतलब जब बच्चों की शादी होगी तो हम उनको ऐसे ऐसे आपको रिलीफ मिलेगा जी। अब उसमें जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो बहुत ही मतलब कि उन्होंने जितनी रजिस्ट्रियां थी सारे कागज पत्र सारे मतलब अपने फादर इन लॉ से छुपा के रख लिए। ठीक है, चलिए आप अपने अधिकार के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी जो पत्नी के अधिकार के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी श्वेता बताएं। होता क्या है कि इसी तरह के केसेस होते हैं जिसमें लेंदी लिटिगेशन हो जाती है क्योंकि दोनों ये पार्टी थोड़ी रिजिड लग रही है दूसरी तरफ की, और इनके राइट्स हैं, इनकी वाइफ के राइट्स हैं प्रॉपर्टी में, तो इसमें इनके पास अभी कोई और वो नहीं रह गया है सोल्यूशन एक्सेप्ट कि वो एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ पर अपनी पिटिशन फॉर पार्टीशन डालने के साथ साथ ये भी डालें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, वो सारे उस घर में पड़े हैं और अब हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें कहें कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस भी करें कोर्ट के सामने। वही एक तरीका रह गया है, अब इनके पास और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा मुझे। अब उसमें जो भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं या इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे विल एंस्यू। इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहती हूँ, जैसे जो पिछले एनओसी के बारे में काफ़ी देर से हमारे यहाँ बात हो रही है। होता क्या है कि हम इनहेरिटेंस को एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव तरह से लेते हैं कि हमारा राइट है, ये है, वो है। अब इसमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ ये भी है कि जब आप कुछ इनहेरिट करते हैं तो उसमें जो एनकम्बरेंसेज और उस पर जो डेट्स होते हैं आप वो भी इनहेरिट करते हैं। इसलिए ये सब चीजें ध्यान रख के आप करें। अगर जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लॉट है एग्जांपल के तौर पे और इस पे इनके फादर इन लॉ ने मान लीजिए लोन ले रखा है, एग्जैक्टली जो भी इंसान फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है वो उसे एंजॉय तभी कर सकता है जब वो उसके डेटर्स को पेमेंट कर चुका हो। मतलब अगर उनके फादर डेटर रहे हो तो वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुका हो, तो ये लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल लायबिलिटी ट्रांसफर होती है। तो इसको बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट में ना लें कि हमें राइट मिला है। आपको राइट मिला है तो आपको ड्यूटी भी मिली है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, तो आपको उसमें से पहले तो सारे डेट पे करने पड़ेंगे। इनिशियली क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि जो
पिता का जो डेट है वो सन अदा करेगा। ये हिंदू फिलॉसफी थी। अब वो है कि दोनों बच्चों का है, तो अगर आपको बराबर का राइट मिल रहा है तो आपके राइट में से वो शेयर भी जाएगा जो डेट में पे ऑफ होना है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई आपसे एनओसी मांग रहा है तो पॉजिटिव बात है, आप एनओसी दे दीजिए, आप अपना डेट भी छोड़ देंगे। तो ये सब चीजें जल्दी से हम एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जी संध्या जी, आप एनओसी को लेकर जो बात हो रही है उसी पर, और लेकिन अधिकार को लेके मुखर होना चाहिए या नहीं, लड़कियों को पता रखना चाहिए कि नहीं कि क्या कुछ है संपत्ति में। कई बार उन्हें मालूम ही नहीं होता कि क्या संपत्ति है, कहाँ क्या है। जी अभिलाषा, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मुखर बहुत रहना चाहिए। माने अब वो शर्म लिहाज का जमाना जो है वो चला गया है। बी प्रैक्टिकल, आपके पास में बहुत कुछ है, इवन देन बी प्रैक्टिकल, कि हमें प्रैक्टिकल भी रहना है, रिश्ते भी बना के रखने हैं। आज भाई भी बहुत समझदार हैं कि हमको उनकी वाइफ जो हैं, जो भाभियां आती हैं, उनसे आप अच्छे रिश्ते रखिए। भाई से ज्यादा अपनी भाभी का मान सम्मान करिए, और उनके साथ में ठीक रहते हुए बहनों को पूरा अपना हक लेना चाहिए। मुखर होना बड़ा जरूरी है, कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग सब दे रहे हैं कि कानून जानिए कि हमारा हक है, पहले तो ये पता हो, और ना ही मन में कोई हिच हो कि हमें लीगल फ्री एड भी मिल रही है, हमें वकील लूट लेंगे, ये अपने मन से निकाल दीजिए। आपको वकील मालो माल कर देंगे। जी नम्रता जी, बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लॉ ने तो अब कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखा ही नहीं है, सबको इक्वल राइट्स दिए। आप बेटा है या बेटी है, कोई फ़र्क नहीं है, डेट्स हो या राइट्स हो, सब कुछ सेम है। ज़रूरत अब बस इतनी है कि हम अपने सोसाइटी का माइंडसेट चेंज कर दें। जो ये रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं एनओसी के लिए भी, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट अभी भी ये है कि लड़की को राइट नहीं होता उस प्रॉपर्टी में क्लेम करने का, और अगर उसकी शादी हो गई हो और फिर भी वो प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर रही है तो वो एक अपने ब्रदर के अगेंस्ट एक नेगेटिव एक्ट कर रही है। तो वो सोसाइटी का माइंडसेट, हमारे सोसाइटी में जितनी फीमेल्स हैं उनके साथ साथ जो मेल्स हैं उनका भी माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि सब कुछ इक्वल है। और अगर आप अपनी डॉटर या अपनी सिस्टर को कुछ दे रहे हैं तो उस पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उसका राइट, ये उनका अधिकार दे रहे हैं। और महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब पुरुष आगे आके उन्हें उनका अधिकार देंगे और सम्मान के साथ देंगे। आज महिला दिवस पे हमने बेहद महत्वपूर्ण कानून को जाना, समझा कि बेटियों को कितना अधिकार है, उनके पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है हमारे कानून के मुताबिक। हमें उम्मीद है हमारे जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उनको समाधान हम दे पाए। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या जी आपका शुक्रिया, नम्रता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज आपका कानून में मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे किसी न किसी अहम विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।